लेक्चर 59। आज के लेक्चर में कल हमने जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए एरिया कवर किया था वो था हमारा इन्वेंट्री। उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। फिर इसके बाद आज दो एरियाज हम सेलेक्ट करेंगे। कंपैरेटिवली छोटे एरियाज हैं इसीलिए हमने दो एरिया सेलेक्ट किए, एक इंटेंजिबल्स और दूसरा एरिया हमने सेलेक्ट किया है ट्रेड रिसीवेबल्स है जी, ये ट्रेड रिसीवेबल है। ये दो एरियाज हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, सारे प्रोसीजर समझ आ गए। एग्जाम में लिख लेंगे। अगर कोई भी पार्ट ऑफ द एरिया पूछ लेता है तो प्रोसीजर बता देंगे इसको। चलिए ठीक है जी जी। एनआरवी में लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, यानी हम ये देखेंगे कि जो इन्वेंट्री हमारी ये रेंट पे पड़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, ये रेंट के बाद वो किस प्राइस पे सेल हुआ है। और जिस प्राइस पे भी सेल हुआ होगा, जाहिर है ये तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक एविडेंस है उसकी एनआरवी का। ठीक है, हम तो एनआरवी बल्कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ले रहे होते हैं, ये तो एक्चुअल आ गई हमारे पास। इससे ज्यादा कंफर्म अमाउंट और क्या होगी। तो वो ये रेंट के बाद अगर तो कॉस्ट से हाई प्राइस में इन्वेंट्री सेल हो, हम कहते हैं इसकी एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट से। अगर ये रेंट के बाद, गौर से सुनिएगा, ये रेंट के बाद इन्वेंट्री कॉस्ट से कम प्राइस पे सेल हो, हम कहते हैं इसकी एनआरवी कॉस्ट से कम है। इसे हमें ये रेंट पे ही राइट डाउन टू एनआरवी करना चाहिए। क्लियर हुई है बात। इसी कंसेप्ट को अकाउंटिंग में भी एक जगह पे उन्होंने बताया हुआ, शायद आपने पढ़ा हो कि एनआरवी एडजस्टिंग इवेंट वाले टॉपिक में, कि राइट डाउन टू एनआरवी एडजस्टिंग इवेंट होता है। ठीक है, अगर आपकी इन्वेंट्री ये रेंट के बाद कॉस्ट से कम प्राइस पे सेल हो तो इसका मतलब क्या, ये रेंट पे ही उसकी जो एनआरवी थी वो कॉस्ट से कम थी। क्लियर होगी ये बात। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी बिल्कुल, इन्वेंट्री काउंट करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। और वो क्यों इन्वेंट्री काउंट करती है? ताकि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सके और उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर सके। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है, ये देखिए, हम करें या ना करें स्टॉक काउंट वो अलग बात है, मैनेजमेंट जरूर करेगी। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है, हमने देखना है कि क्या जो इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट के स्टाफ को दी गई हैं हायर मैनेजमेंट की तरफ से, वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यानी हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। स्टॉक काउंट कर कौन रहा होगा? क्लाइंट कर रहा होगा, उसके एम्प्लॉइज कर रहे होंगे। हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? कि सही तरह स्टॉक काउंट कर रहे हैं कि नहीं। वो इंस्ट्रक्शन बताएंगे कि सही तरह स्टॉक काउंट क्या होता है। ठीक है, सही तरह स्टॉक काउंट कर रहे हैं कि नहीं। और अगर हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहें और खुद से भी स्टॉक काउंट करना चाहें, क्या वो भी कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। फर्क क्या होगा? हम जो खुद से स्टॉक काउंट करेंगे वो सैंपल बेस पर करेंगे। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी इन्वेंट्री लिस्ट बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट है। फाइनल वैल्यूएशन का मतलब है कि जो बैलेंस शीट में फिगर जा रही है वो कैलकुलेशन कैसे होती है भला? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो हमने ये देखना है कि फिजिकली जब हमने स्टॉक काउंट किया ये रेंट पे, तो गोदाम में जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, जब बाद में बैलेंस शीट क्लाइंट ने बनाई, या देखिए बैलेंस शीट तो बाद में बनेगी ना स्टॉक काउंट के बाद, तो क्या उसमें वही क्वांटिटी ली गई है जो स्टॉक काउंट के दौरान हमने चेक की थी? कहीं ऐसा तो नहीं स्टॉक काउंट के दौरान हमें पता चला कि वो 100 यूनिट हैं और जब बैलेंस शीट आई तो उसने 120 लिख दिए। तो वो कह रहा है स्टॉक काउंट के दरमियान में चीजें, इसी तरह कट ऑफ का भी यही प्रोसीजर है। हम उधर स्टॉक काउंट के दौरान में लास्ट डे होता है तो लास्ट सेल नंबर और लास्ट परचेज नंबर नोट कर लेते हैं, और फिर देखते हैं जब इनकम स्टेटमेंट बन के आएगी उसमें क्या उसी डेट तक की सेल्स है, कहीं क्लाइंट ने आगे पीछे तो नहीं कर दी। ठीक है, तो ये हम बाद में चेक करते हैं। नोटिंग इन चीजों की, जैसे स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, जैसे लास्ट सेल्स नंबर क्या है, लास्ट परचेज नंबर क्या है, नोटिंग इनकी स्टॉक काउंट के दौरान में कर लेंगे। लेकिन अब इन अमाउंट्स के, इन ट्रांजैक्शंस के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है कि नहीं, ये चेक करना है। ये बाद में चेक करेंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल क्लाइंट हमें देगा। क्लियर जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन पास पेपर की तरफ चलें। पहला क्वेश्चन 6, छोटा सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ शहबाज केमिकल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, ये डेट को अंडरलाइन कर लीजिए, डेट को अंडरलाइन कर लीजिए। ये हमें ऑडिट रिपोर्ट में के कंसेप्ट्स में और सब्सिक्वेंट इवेंट के कंसेप्ट्स में काम आती है। तो हर क्वेश्चन में काम नहीं आती। मैं चाहता हूं आप अपनी आदत बना लें कि डेट्स को अंडरलाइन किया करें। 31 दिसंबर ईयर एंड, ऑडिट टीम हैड नोटिस दैट सेल्स ऑफ एचसीएल हैज डिक्लाइंड ड्यू टू वेरियस रीजन। ठीक है,
वेरियस रीजन की वजह से सेल्स कम हो गई एंड इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट करंट प्राइस लेवल, और वो करंट प्राइस लेवल पे इन्वेंट्री बेचने में मुश्किलात का सामना है। अच्छा, इसमें दो इश्यूज हैं, एक है कि सेल्स कम है और दूसरा है इन्वेंट्री को बेच नहीं पा रही कंपनी। तो मेरे सामने इस वक्त दो इश्यू सामने आए, दो रिस्क है। पहला रिस्क है अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स, जिसे अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में, जर्सन वाली लैंग्वेज में बोलें तो वो है कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स। पहला रिस्क ये है, और दूसरा रिस्क है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। दो रिस्क है, लेकिन में से बड़ा रिस्क कौन सा है? बिल्कुल सेल्स डिक्रीज वाला रिस्क होता है। ये थोड़ा छोटा रिस्क है जरूर, इनका रिस्क है जरूर, लेकिन छोटा रिस्क है। बड़ा रिस्क क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें मुझे फोकस किसके ऊपर करना है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के ऊपर। ठीक है, अगर मार्क्स ज्यादा होते ना, वो कहता 8 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, तो फिर शायद मैं वो सेल्स वाला भी कवर कर लेता। लेकिन चूंकि मार्क्स कम है, 3-4 आप देखेंगे जितने प्रोसीजर हमने 5-6 प्रोसीजर तो बड़े हो ही जाएंगे हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड, तो इन मार्क्स के लिए सफिशिएंट हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको वो दूसरा रिस्क, छोटा रिस्क भी इंक्लूड कर देना चाहिए, आपको इजाजत है। कुछ जगहों पे एक्स्ट्रा लिखने को मैं नॉर्मली इजाजत देता हूँ एक्स्ट्रा लिखने को, लेकिन कुछ जगहों पे मैंने मना किया है सिर्फ, है ना। आपको कोड ऑफ एथिक्स में ज्यादा थ्रेड लिखने से मना किया है, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट में सारी लिखने से मना किया है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, वरना नॉर्मली ज्यादा लिख सकते हैं। हम फोकस किसके ऊपर करेंगे? वैल्यूएशन। अच्छा, मुझे बताइए केस स्टडी में किस लफ्ज से आपको पता चला कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मसला है? दो अल्फाज, दो, एक तो सेल्स हैज डिक्लाइंड, इसको अंडरलाइन कर लें। जहां कहीं पूरे ऑडिट में ये लफ्ज आ गया, इसका मतलब यही है कि इन्वेंट्री फर्क है, इन्वेंट्री नहीं सेल हो रही। लेकिन उसने शायद इजी करने के लिए क्वेश्चन क्लियरली भी बता दिया, क्या? फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग एग्जिस्टिंग स्टॉक। ये तो क्लियर इंडिकेशन होगी। एग्जाम में नॉर्मली इतनी क्लियर इंडिकेशन नहीं देता, वो सिर्फ डिक्रीज इन सेल का जिक्र करता है, लेकिन ये क्लियर इंडिकेशन होगी। बिल्कुल ठीक है। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द स्टेप्स व्हिच द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू इंश्योर दैट कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है, अब क्या आपको केस पढ़ के पता चल गया कि इसका फोकस किस तरफ है? एनआरवी की तरफ है। ठीक है, एनआरवी की तरफ है, तो इसमें एनआरवी की डिटर्मिनेशन के प्रोसीजर लिखेंगे। अच्छा, यहां पे उसने लिखा एक्सप्लेन द स्टेप्स। स्टेप्स कह ले, प्रोसीजर्स कह ले, या कोर्स ऑफ एक्शन कह दे, इन सब का मतलब एक ही है कि बताइए ऑडिटर ने क्या करना है। ठीक है, ऑडिटर ने क्या करना है? तो एनआरवी है, इंश्योर करना है। कैसे इंश्योर करेंगे? स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे। कुछ एक स्टूडेंट कहने लगा सर उसने रिक्वायरमेंट में कॉस्ट का लफ्ज भी लिखा हुआ है, तो क्या हमें कॉस्ट के प्रोसीजर भी लिख देने चाहिए? इक्का दुक्का लिखने को दिल कर रहा है तो कर दो, ज्यादा नहीं लिखने, क्योंकि उसका फोकस एनआरवी के ऊपर है। ठीक है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को समझे, वो आपसे एनआरवी के प्रोसीजर निकलवाना चाह रहा है। तो क्या प्रोसीजर होंगे? फटाफट बताते जाए। पहला प्रोसीजर, मैनेजमेंट से कहेंगे कैलकुलेट करें एनआरवी, और फिर उसकी कैलकुलेशन को रिव्यू करेंगे, और एजिंग रिपोर्ट ऑफ इन्वेंट्री देखेंगे। किस लिए? एक मिनट हरी, दो स्टूडेंट है, एक पास एक फेल, आपने सेलेक्ट करना है कौन सा पास कौन सा फेल। स्टूडेंट नंबर 1 उसने लिखा इंस्पेक्ट एजिंग रिपोर्ट, दूसरा उसने लिखा इंस्पेक्ट एजिंग रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई ऑब्सोलीट स्टॉक। हाँ, ये दूसरा, इसने कंप्लीट सेंटेंस लिखा, मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। कि नॉर्मली सिर्फ ये नहीं हम लिखते कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, ये भी लिखना चाहिए क्यों किया। टू का लफ्ज प्रोसीजर में आ जाए, आपका प्रोसीजर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ, और सबसे घटिया प्रोसीजर पता क्या होता है? चेक एनआरवी, चेक कॉस्ट। वो कहता है भाई यही तो तुमसे चेक करवा रहा हूं, और बताओ कैसे करोगे? दो प्रोसीजर क्या लिख देते हैं? ये लिखते हैं स्टूडेंट, चेक एनआरवी, चेक कॉस्ट, वो इंपेयरमेंट का चेक, इंपेयरमेंट लॉस, चेक इंपेयरमेंट कैलकुलेशन। कहता है भाई कैसे करना है बताओ? एस्टिमेट्स, रीजनेबलनेस को वैल्यूएट करना है हमने, कैलकुलेशन में हमने अजम्पशंस देखनी है, फ्यूचर कैश फ्लोज देखना है, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट को एंगेज कर लेना है, एसेट की फिजिकल कंडीशंस देखनी है। ये सारी चीजें आपके कैसे काम करना है ये लिखना है। क्या करना है वो तो मैं पूछ ही रहा हूं आपसे। तो अगर वो कहे बताइए कैसे इंश्योर करेंगे, तो हम लिख देंगे इंश्योर दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। से नंबर देगा? नहीं नंबर देगा। तो हमने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। कंप्लीट सेंटेंस में हम उस प्रोसीजर का मकसद भी बताने की कोशिश करते हैं। हमेशा ना सही, लेकिन कोशिश करें अक्सर प्रोसीजर जो आपके हो ना, उनमें आप उसको बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक प्रोसीजर होता है कॉस्ट, CAST कॉस्ट टोटल करना, कि वो देखें अनप्रेजेंटेड और जो डिपॉजिट ट्रांजिट है वो मैच करते हैं कि नहीं टोटल। ठीक है, तो सिर्फ ये लिखना है कॉस्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट काफी नहीं है, लिखना है कॉस्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू इंश्योर इट इज मैथमेटिकली करेक्ट। ठीक है, टू इंश्योर, तो कोशिश करनी है हमारे प्रोसीजर में टू का लफ्ज भी आ जाए जिससे पता चले हम मकसद बताएं टू। बहरहाल आगे चलते हैं। एजिंग रिपोर्ट के अलावा और क्या प्रोसीजर है? फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री की कंडीशन, किस लिए?
सिर्फ इतना लिख दूं, फिजिकली वेरीफाई कंडीशन, हाँ, टू आइडेंटिफाई डैमेज इन्वेंट्री। और प्रोसीजर क्या है? हाँ, कंपेयर करें, अगर इन्वेंट्री 6 साल से इंक्रीज हो रही है मैनेजमेंट से इंक्वायर करें। सिर्फ ये लिख दे कि मैनेजमेंट से इंक्वायर करें, इंक्वायर मैनेजमेंट के रीजन में, इसलिए पूछे टू आइडेंटिफाई रीजन ऑफ नॉट सेलिंग ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो हमने इसको कंप्लीट सेंटेंस में प्रोसीजर को लिखना है। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 7, ड्यूरिंग client C Limited, you discovered that the company has issued a sales credit note to a major customer 2 weeks after the company's year end. year end के 2 हफ्ते के बाद एक क्रेडिट नोट इशू किया। क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? ये तो पता है ना आपको। क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो रही है। द क्रेडिट नोट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपमेंट ऑफ इन्वेंट्री विच वाज फाउंड टू बी फॉल्टी। तो डिफेक्टिव इन्वेंट्री का ईयर एंड के बाद रिटर्न होना, ये बताया हुआ ना। ये क्या है? एडजस्टिंग इवेंट। ये कहाँ लिखा हुआ है? इस पेज पे लिखा हुआ है, ये पेज 328 पे। ठीक है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। कह रहा है स्टेट द ऑडिट वर्क रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव आइटम। ऑडिट वर्क रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? क्या काम करना है उसने। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में तो हम एज ऑडिटर इस इन्वेंट्री को स्टॉक में इंश्योर करेंगे, स्टॉक इन्वेंट्री में इंक्लूड हो, और दूसरा एनआरवी पे हो। क्यों भला? क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है। एज दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, देयरफॉर इन्वेंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन स्टॉक एट एन। 2 चीजें, इन्वेंट्री को स्टॉक में इंक्लूड करना है, पहली चीज। दूसरी चीज एनआरवी में इंक्लूड करना है। चलिए, अच्छा, अब लेकिन हमें एनआरवी से रिलेटेड प्रोसीजर, एनआर किस अमाउंट की होगी, उसके लिए प्रोसीजर भी तो परफॉर्म करने चाहिए। तो कंफर्म करने के लिए इसकी एनआरवी क्या एनआरवी की प्रोसीजर लिखेंगे। अच्छा, मार्क्स कम है, 2 मार्क्स, ठीक है। हाँ, 1 पॉइंट कम से कम और मजीद लिख दें कि हम देखेंगे कि क्या ये डिफेक्ट दूसरी इन्वेंट्री में तो नहीं है। अगर दूसरी इन्वेंट्री में भी ये डिफेक्ट है, इसका मतलब है पूरा बैच ही राइट डाउन टू एनआरवी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्क्स 1-2 और भी देता ना, मैं कहता बाकी की इन्वेंट्री तो देख ली, अब एक दफा मशीन भी देख लो, उसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर मशीन के पुर्जों में कोई फॉल्ट आगे पीछे हो गए हैं जिससे इन्वेंट्री डिफेक्टिव हो रही है, तो फिर इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी का भी इफेक्ट आएगा। क्लियर? चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चंस। 2 ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन अब जैसे जैसे याद रखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, अब आपके क्वेश्चन ज्यादा होते जाएंगे। इसलिए कि आई कैप नॉर्मली इसमें एक सिचुएशन नहीं देता, बल्कि 2 या 3 सिचुएशन देता है। तो अभी चूंकि हमने थोड़ी सिचुएशन पढ़ी हुई थी, इसलिए क्वेश्चन भी छोटे छोटे थे। अब आपको जो होम असाइनमेंट मिलना शुरू होंगी, उनमें एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल सिचुएशंस होंगी। ठीक है, आपने उनको एड्रेस करना होगा। यानी अब एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस आपकी आज से शुरू। वैसे ये भी एग्जाम लेवल की थी, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप वो भी आसानी से कर लेंगे। होम असाइनमेंट। चलिए, अब चलते हैं हम आज के कंसेप्ट की तरफ, जो कि है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इनटेंजिबल, ठीक है, अकाउंटिंग में आप पढ़ते होंगे इनटेंजिबल की बहुत सी टाइप्स है। इनटेंजिबल एसेट्स की कोई एग्जांपल बता सकते हैं? इनटेंजिबल सॉफ्टवेयर्स हैं, गुडविल है, लाइसेंस, वेबसाइट, ब्रांड बाय करते हैं आप, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स की। एग्जाम में वो कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स आपको देके कह सकता है बताओ इसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स क्या होंगे। इनटेंजिबल एसेट्स की वेरिफिकेशन प्रैक्टिस में एज ऑडिटर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है टेंजिबल की निस्बत, क्योंकि टेंजिबल चीज सामने बड़ी नजर आ रही होती है, आपको क्लियरली पता होता है एग्जिस्ट कर रही है, उसकी कंडीशन देख लेते हैं, किसी हद तक वैल्यूएशन का अंदाजा भी हो जाता है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स का चूंकि कोई वजूद ही नहीं है फिजिकली, तो इसीलिए इसकी एग्जिस्टेंस एक्चुअली है कि नहीं, और अगर है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये डिटरमिन करना मुश्किल होता है। क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स की मार्केट नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत लिमिटेड ऑपरेट कर रही होती है। टेंजिबल तो कोई भी चीज है, आप उसको मार्केट में जाके उसकी वैल्यू लगवा सकते हैं। इनटेंजिबल की एग्जिस्टेंस भी वेरीफाई करना मुश्किल होती है, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होती जरूर है वेरीफाइड, मतलब मुश्किल का है, नामुमकिन नहीं का, वेरीफाई होती है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं उन्हें 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं उन्हें 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। एक गुडविल, जो आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इंटेंजिबल। फिर डेवलपमेंट कॉस्ट, ये डेवलपमेंट कॉस्ट कौन सी है? डेवलपमेंट कॉस्ट जब आप कोई फॉर्मूला फॉर एग्जांपल डेवलप कर रहे हो, कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें आप एक्सपेंसेस इनकर करते हैं। अगर वो तजर्बा कामयाब हो जाए
ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो नई मेडिसिन ईजाद कर दे, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है वो कोई नया सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो ऑपरेट करे वो डेवलप कर ले, तो इसमें जो भी कॉस्ट इनकर होती है वो फिर हम कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जब हम पेटेंट करवाते हैं ना, तो अगर 10 साल का पेटेंट है तो 10 साल तक हम इससे फायदा उठाएंगे, 20 साल के पेटेंट है तो 20 साल तक फायदा उठाएंगे। तो वो जो उस प्रोडक्ट को, उस फार्मूला को डेवलप करने पे कॉस्ट लगती है उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके कुछ असूल हैं जो आपने अकाउंटिंग में भी पढ़े होंगे, किसको कैपिटलाइज करना है किसको नहीं करना। अभी हम उसकी तरफ आते हैं। फिर उसके बाद अदर इंटेंजिबल्स, इन दो के अलावा जितने भी अदर एसेट्स, अदर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स बहुत सी हैं। ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेंजिबल एसेट्स को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से? गुडविल, डेवलपमेंट कॉस्ट और अदर इंटेंजिबल्स। और आई कैप का जो इसमें फेवरेट है, अच्छा आप बताइए आपको इनमें से सबसे मुश्किल कौन सा लगता हो? डेवलपमेंट कॉस्ट। तो फिर समझ गया कि आई कैप का क्यों फेवरेट है डेवलपमेंट कॉस्ट, ये फेवरेट टॉपिक है आई कैप, डेवलपमेंट कॉस्ट। अच्छा अब चलते हैं सबसे पहले गुडविल की तरफ। गुडविल, ये तो आपको पता है कि परचेज गुडविल ही रिकॉग्नाइज करेंगे, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है, उसके भी कुछ असूल है रिकॉग्निशन के, वो कंसोलिडेशन वगैरह में, वो सीवीएफ लेवल का है, अभी हमारा इस लेवल पे कंसेप्ट टेस्ट नहीं करेगा। इसमें सिंपली परचेज गुडविल का केस है। सबसे पहले गुडविल परचेज की है। अच्छा गुडविल कब परचेज करते हैं हम? भला सिर्फ गुडविल तो कभी परचेज नहीं होती, पूरे का पूरा बिजनेस वाइड। तो अगर आप देखें ना, एक होती है जनरल डेफिनेशन गुडविल की, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, लेकिन जो काउंटिंग स्टैंडर्ड वो टेक्निकल डेफिनेशन देते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं आपने जो बिजनेस एक्वायर किया इसमें जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज की नेट फेयर वैल्यू थी, क्या जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज की नेट फेयर वैल्यू थी वो, और जो कॉस्ट का डिफरेंस है, जो कॉस्ट आपने पे की उनका डिफरेंस गुडविल है। तो ये डेफिनेशन में ही उसने हमें बता दिया कि कैलकुलेशन कैसे होगी। तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी? सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट पे। आप ये दो चीजें वेरीफाई कर लें, गुडविल वेरीफाइड। कौन सी दो चीजें वेरीफाई करनी है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और कॉस्ट। अच्छा मुझे बताइए, एक एसेट हमने टेंजिबल नॉन करंट एसेट पढ़ा, परचेज करने से पहले, डिस्पोज करने से पहले अप्रूवल चाहिए होती है। जब एक एसेट के लिए अप्रूवल चाहिए तो पूरे का पूरा बिजनेस अप्रूवल होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। और आपने अगर कैफ 7 कंपनी ला पड़ा है तो बाजुकात, वैसे तो नॉर्मल डायरेक्टर्स की अप्रूवल होती है, बाजुकात शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल होती है। ठीक है, वो होल्डिंग सब्सिडी वगैरह के कंटेक्स्ट में। तो अप्रूवल सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला प्रोसीजर हमने अप्रूवल चेक करनी है, ये डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल हुई थी भी कि नहीं। पता चले सीईओ ने बगैर अप्रूवल के ट्रांजैक्शन करता रहा तो इसकी इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। एक केस स्टडी में ऐसा भी था, सीईओ ने डायरेक्टर्स को बताए बगैर ट्रांजैक्शन कर रहा। ठीक है, हमने कहा ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज होगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में भी डाउट क्रिएट होंगे। तो बहरहाल सबसे पहले अप्रूवल देखना है, फिर इसके बाद कैलकुलेशन चेक करनी है सेकंड स्टेप में। और कैलकुलेशन में दो ही चीजें हैं। अगर आपने ये चेक कर ली, इसका गुडविल वेरीफाइड, एक है कॉस्ट जो आपने पे की और दूसरा है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। ये जो कॉस्ट पे की है ये कैसे वेरीफाई होगी? एग्रीमेंट हुआ होगा, कोई डील हुई होगी फाइनल, उस एग्रीमेंट में कॉस्ट लिखी होगी, प्लस आपने कैश बुक बैंक स्टेटमेंट से देखना है कितना पेमेंट आउट हुई है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से जितने पैसे, क्योंकि इतना बड़े ट्रांजैक्शन है, बैंक के जरिए से पेमेंट होगी। इन दो प्रोसीजर से तो कॉस्ट वेरीफाई हो जाएगी। किन दो प्रोसीजर से? एग्रीमेंट से, बैंक स्टेटमेंट से। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ये कैसे वेरीफाई होगी? ये सुन लीजिए, जब कभी कोई भी बिजनेस एक्वायर किया जाता है, सिंगल एसेट हो ना तो हम कहते हैं एक्सपर्ट से वैल्यूएशन करवा लो। सिंगल एसेट रिवैल्यूड हो तो रिवैल्यूएशन रिपोर्ट लेते हैं हम। अगर इंटायर बिजनेस के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूएशन चाहिए तो ये एक बड़ी इंगेजमेंट होती है, ये एक बड़ी एक्टिविटी टास्क होती है। इसे कहते हैं ड्यू डिलीजेंस इंगेजमेंट। इसे क्या कहते हैं? ये नाम नोट कर लीजिए, काम आएगा कभी। ड्यू डिलीजेंस इंगेजमेंट। ड्यू डिलीजेंस इंगेजमेंट कब करवाई जाती है? जब कोई बिजनेस बाय करना हो। और जिस बंदे से ड्यू डिलीजेंस इंगेजमेंट करवाई वो कोई एक्सपर्ट होता है कि नहीं? अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा। वैसे तो हम खुद भी ड्यू डिलीजेंस इंगेजमेंट कर सकते हैं। ड्यू डिलीजेंस इंगेजमेंट में दो काम करने होते हैं। पहला काम, सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है कि सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूड हो जाएं। और दूसरा काम, उन एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फेयर वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, तो ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट जो आपको मिलेगी उसमें क्या होगा? दो चीजें। नंबर 1, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ ईच एसेट एंड लायबिलिटी। अब इसमें भी चूंकि एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, फेयर वैल्यूएशन है, तो आप इसमें एक्सपर्ट को भी इंगेज
कर सकते हैं। वो आपको जो ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट दे रहा होगा वो कोई एक्सपर्ट ही है। तो इससे हमें फिर गुडविल की अमाउंट पता चल जाएगी वो सही कैलकुलेट हुई है कि नहीं। अगर बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट निकली वो भी चेक कर ली, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट मौजूद थी उसको भी इंस्पेक्ट कर लिया, और उसमें भी एसेट्स और लायबिलिटीज इस अमाउंट के साथ मैच करते हैं, सारे एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज, उसका मतलब अमाउंट वेरीफाइड, गुडविल वेरीफाई हो गई। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। एक होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, एक होता है मेजरमेंट। हाँ, ये इनिशियली अमाउंट तो आपने रिकॉग्नाइज कर ली, ठीक कर ली। अब ये एंड पे आपको क्या मजीद देखना है, इंपेयरमेंट के, डेप्रिसिएशन के, मोर्टाइजेशन, कितने सोर्स का ख्याल है मोर्टाइजेशन, शाबाश। इसीलिए गुडविल को डिफरेंशिएट किया गया कि ये भी है, इसमें मोर्टाइजेशन नहीं होती। ठीक है, स्टैंडर्ड ये कहता है, जहां तक मुझे याद है, पुरानी बात है, आप कंफर्म कीजिएगा ठीक है कि नहीं, स्टैंडर्ड ये कहता है गुडविल कभी मोर्टाइज नहीं होगी, और फिर साथ में कहता है लेकिन इसको चाहे इंडिकेशन हो या ना हो एनुअली टेस्ट इंपेयरमेंट पे। और एक और बात मुझे याद आ गई, वो ये भी कहता है एक दफा इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लिया, बाद में रिवर्स नहीं हो सकता, दूसरी एसेट्स की रिवर्स है। अब है कोई इस तरह की बात? अब नहीं, मैंने चलें बाकी एसेट्स की इंपेयरमेंट रिवर्स हो जाती है ना। जब मैंने पढ़ा था उस वक्त ये रूल था कि गुडविल की इंपेयरमेंट रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि गुडविल यानी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, इज्जत ऐसी चीज एक दफा चली जाए फिर वापस, तो इसीलिए इंपेयरमेंट एक दफा रिकॉर्ड हो गई फिर रिवर्सल नहीं होती। बहरहाल हम सिर्फ इंपेयरमेंट टेस्टिंग की हद तक रहते हैं। कहते हैं इंश्योर एनुअल इंपेयरमेंट टेस्टिंग, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग में क्लाइंट ने कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस दी होगी, भाई कैलकुलेशन होगी। इंपेयरमेंट लॉस का आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे? फ्यूचर कैश फ्लोज प्रिडिक्ट करते हैं और उनको डिस्काउंट करते हैं। खुद सोच के बताइए, इसमें एस्टिमेट्स, जजमेंट्स इन्वॉल्व है कि नहीं? ठीक है, तो क्लाइंट से जैसे हमने उसे एनआरवी में कहा था कि भाई जरा एनआरवी की कैलकुलेशन दिखा दो, फिर हमने देखा था उसमें जो कैलकुलेशन, असम्पशंस, एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं। अब फिक्स एसेट तो उससे बड़ा मसला है, तो इसमें क्लाइंट से जब हम कहेंगे कि जरा बताइए इंपेयरमेंट टेस्टिंग, उसको भी चेक करना चाहिए कि नहीं। क्लाइंट स्टेप नंबर 1 में क्लाइंट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग की कैलकुलेशन लेंगे, देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में फिर हमने उसकी असम्पशंस को रिव्यू करना है, रीजनेबल है कि नहीं। ठीक है, जरूरत पड़े तो आपको पता है एक्सपर्ट को भी हम इंगेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वैल्यूएशन इन्वॉल्व है और इंपेयरमेंट टेस्टिंग में भी फ्यूचर कैश फ्लोज इन्वॉल्व है। फ्यूचर के एरियाज वेरीफाई करना मुश्किल होते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अगर इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया गया है तो क्या चेक करना है? डिस्क्लोजर्स के, उसकी काउंटिंग और डिस्क्लोजर ठीक है या नहीं है। अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर मुझे नहीं पता, अब आपको बेहतर पता होगा इंपेयरमेंट के क्या होते हैं। नहीं पता आपको भी? कोई बात नहीं, तो इतना लिख दीजिए कि जो भी रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस हैं, डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग, वो इंश्योर करेंगे। इतना तो पता ना, ये लाइन लिखनी है। चलिए, ये हो गया गुडविल से रिलेटेड प्रोसीजर। 4-5 नंबर के साथ टैकल कर लेंगे क्वेश्चन को, गुडविल को। आगे चलिए। अच्छा, इसके साथ ही अगर लिखे प्रोसीजर बताए गुडविल के, फिर आगे बी रिक्वायरमेंट का कहे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताएं। क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अगर मैनेजमेंट ने ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक की है, फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन की ऑडिट मैटर, आपको ये इजी इशू लग रहा है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, वेरीफाई करना वैसे ही मुश्किल है, फिर उसके बाद वैल्यूएशन रिपोर्ट भी है, तो इस पर की ऑडिट मैटर आना चाहिए, आना चाहिए, भूल जाते हैं आप। और अगर मैनेजमेंट ने ये कैलकुलेशन ठीक नहीं की हुई, डिस्क्लोजर ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, सीफैप के क्वेश्चन में उसने पूछा कि सीएफओ ने इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जिस तरह इन्वेंट्री में होता है ना कि एनआरवी पे रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जिस वजह से एनआरवी कम हुई है वो भी डिस्क्लोज करना होता है, ये तो बड़ा। इसी तरह इंपेयरमेंट में भी वो कहता है इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया ना, जिस चीज की वजह से इंपेयरमेंट लॉस अराइज हुआ उसको डिस्क्लोज भी करना होता है। कहता है सीएफओ ने रिकॉर्डिंग कर ली, डिस्क्लोजर नहीं किया। मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे पता चलेगा इफेक्ट क्या? हाँ, दोनों डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो डिस्क्लोजर्स में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो क्वालिटेटिवली है। चलिए चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट, अच्छा इसका स्टैंडर्ड कौन सा था गुडविल का? 38 था। चले 38 के 36 था। अच्छा, एक इंटेंजिबल का, एक इंपेयरमेंट का है, ये मुझे पता है। 36 इंपेयरमेंट वाला है और 38 इंटेंजिबल का। चलिए, डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट क्लाइंट ने, अच्छा डेवलपमेंट कॉस्ट में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? ये डेवलपमेंट कॉस्ट है, कुछ स्टूडेंट इसको ना क्वेश्चन में सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट समझ लेते हैं। ये डेवलपमेंट कॉस्ट है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट नहीं है। क्वेश्चन में क्लियरली बताएगा क्या आप अपनी लेबोरेटरी में तजर्बे कर रहे हैं या क्या आप बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना डेवलपमेंट कॉस्ट को किसके साथ? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट के साथ।
तो सबसे पहले सबसे अहम चीज क्या है कि जिस तरह फिक्स एसेट्स में एक बड़ा कॉमन रिस्क होता है कि रिपेयर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिस क्लासिफिकेशन हो जाती है, उसी तरह डेवलपमेंट कॉस्ट में भी बड़ा रिस्क है क्या, रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट मिक्स हो जाते हैं। तो हमने पहले ये इंश्योर करना है कि जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है सारी की सारी क्राइटेरिया मीट करती है कि नहीं। अब कोई स्टूडेंट बता सकता है वो क्राइटेरिया कौन सा है आपके काउंटिंग का इम्तिहान? 6 का हाथ उठा के कौन बताएगा? शाबाश, बताइए क्या क्राइटेरिया है? इनटेंजिबल डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया प्रोबेबल इनफ्लो, इनफ्लो प्रोबेबल हो, एबिलिटी टू कंप्लीट, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो, एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ये कहना चाह रहे हैं? शाबाश, तो बोले। और हाँ जी, इंटेंशन टू कंप्लीट, इंटेंशन टू सेल है, आर 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 से मुराद रिसोर्सेज करना चाहते हैं कि रिसोर्सेज, शाबाश, बिल्कुल। यानी ये जहन पे रखिएगा, ये 6 क्राइटेरिया पी, ये पायरेट बेसिकली हमारे टीचर बताया करते थे ये क्राइटेरिया याद रखने वाला। पी मींस जो इनफ्लो है वो प्रोबेबल है, आई मींस इंटेंशन टू कंप्लीट, आर मींस रिसोर्सेज आर अवेलेबल, भाई कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए ना, रिसोर्सेज अवेलेबल, ए मींस एबिलिटी टू सेल, टी मींस टेक्निकल फिजिबिलिटी, ई मींस एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अहम चीज ये है कि ये सारे का सारा क्राइटेरिया मीट होगा तो कैपिटलाइज कर सकते हैं, अगर एक कंडीशन भी मीट ना हुई तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह ICAP ने पहले टेस्ट किया था फिर टेस्ट करे और आप उसमें गलती खा जाए। पहले उसने क्या टेस्ट किया, उसने कहा सारी चीजें मीट हो गई है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है आपके सामने जो रखने जा रहे हैं, क्या कि 100 मिलियन बजट था कि खर्च होगा, 60 मिलियन का खर्चा हो चुका है, दरमियान में आके 40 मिलियन के लिए पैसे खत्म हो गए। अब बैंक के साथ अरेंजमेंट चल रही है, बैंक ने अभी फाइनल अप्रूवल नहीं दी लोन की, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, मैनेजमेंट आपको तो हमेशा कॉन्फिडेंट ही होती है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस ऐसा ही है जैसा आपका कॉन्फिडेंस, हाँ कि इंशाल्लाह इस 3 पेपर पास हैं, तो मैनेजमेंट भी क्या कहती है, सर इंशाल्लाह बैंक अप्रूवल दे देगा, फिक्र की बात ही कोई नहीं। तो क्या हमें मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर रिलाई कर लेना चाहिए? इस केस स्टडी में बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि क्राइटेरिया में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट तो तभी बेनिफिट देगा जब पूरा हो जाएगा, आधा प्रोजेक्ट और आधा सीए किसी काम के नहीं, आधा सीए थोड़ा थोड़ा फिर भी काम का होता है थोड़ा, लेकिन आधा प्रोजेक्ट तो किसी काम का नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे हमने उसे क्या डिस्कशन करनी थी कि अगर तो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे फिर इसको कैपिटलाइज कर ले, लेकिन अगर रिसोर्सेज फर्दर अवेलेबल नहीं है, जो 40 मिलियन चाहिए, पैसे खत्म हो गए आपके पास, तो क्या करें, इस सारे के सारे को एक्सपेंस आउट कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे फर्दर जो उसने लोन की बात की थी ना केस स्टडी के अंदर, केस स्टडी में याद रखें वो जिस जिस चीज को स्पेसिफिकली डिस्कस करता है ना, हमने अपने सोल्यूशन में उस चीज को डिस्कस करना है। फिर से हमने प्रोसीजर जब हमसे पूछेगा तो हमने किस किस चीज के प्रोसीजर बताने हैं, केस स्टडी के अंदर जिस जिस चीज का जिक्र करेगा लिख ले, केस स्टडी के अंदर जिस जिस चीज का जिक्र करेगा, वो डेटर का जिक्र करे, वो लीगल केस का जिक्र करे, वो इन्वेंट्री का जिक्र करे, वो डेवलपमेंट कॉस्ट का जिक्र करे, फिक्स एसेट का जिक्र करे, जिस जिस चीज का जिक्र करेगा हमने अपने सोल्यूशन में उस इस चीज का जिक्र करना है। ये लाइन बार बार केस स्टडीज में मैं आपको याद करवाऊंगा। कौन सी वाली लाइन? हाँ, केस स्टडी के अंदर जिस जिस स्पेसिफिक इवेंट को, आइटम को उसने डिस्कस किया, अपने सोल्यूशन में हमने उसको डिस्कस करना है। क्राइटेरिया मैंने केस स्टडी एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर कर दिया। क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है, एक चीज भी मिसिंग होगी और केस स्टडी में वो आपको कोई ना कोई एक चीज मिसिंग करवाएगा। अच्छा, जैसे क्राइटेरिया तो मीट हो गया, फिर इसके बाद क्या हमें इसकी मोनेटाइजेशन या इसकी इंपेयरमेंट भी टेस्टिंग करनी चाहिए? जैसे अगली केस स्टडी में उसने क्या किया, कहानी को आगे बढ़ाया, उसने कहा आपका अल्लाह अल्लाह करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आपने कैपिटलाइज कर ली कॉस्ट, अब उसे प्रोडक्ट बनाने की तैयारियां हैं, धड़ाधड़ कुछ प्रोडक्ट्स बिक भी रही है, मार्केट में रिस्पांस भी अच्छा है, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, एक कंपेटिटर आ गया, उसने अपनी प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च की जिसमें 2-3 फीचर ज्यादा हैं आपकी प्रोडक्ट से। बताइए किस तरफ लेके जा रहा है? इंपेयरमेंट की तरफ, इंपेयरमेंट की तरफ। ठीक है, तो इसमें फिर हमने कौन से प्रोसीजर लिखने हैं? इंपेयरमेंट किसकी? इंपेयरमेंट के, डेवलपमेंट कॉस्ट के इंपेयरमेंट के। बेसिक कैलकुलेशन और प्रोसीजर वही होंगे जो हमने पहले पढ़े हैं गुडविल के। ठीक है, मैनेजमेंट से कहेंगे कैलकुलेशन दो, उस कैलकुलेशन में असम्पशन देखेंगे, एस्टिमेट्स देखेंगे। ठीक है, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट क्या है,
मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स क्या हैं, हमारी प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, कस्टमर की प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, ऐसे से पता चल जाएगा ना किसकी प्रोडक्ट बेहतर है। तो ये हमारे इंपेयरमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर होंगे। तो क्वेश्चन आपको केस स्टडी बना के, क्वेश्चन केस स्टडी स्टाइल में होगा, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो अल्टीमेटली आपने किसी ना किसी एरिया और किसी ना किसी स्पेसिफिक पार्ट पे ही लैंड करना है। अब चलिए क्राइटेरिया भी हो गया, मीट हो गया क्राइटेरिया, कैपिटलाइजेशन कर दे। फिर आप डिस्कस करें फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ कि मैनेजमेंट बताइए प्रोजेक्ट शुरू तो कर लिया आपने, फिजिबल भी है कि नहीं, पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई कर तो लिया सीए शुरू, पूरा कर भी पाओगे कि नहीं, इंशाल्लाह। मैनेजमेंट भी कहेगी सर इंशाल्लाह, हमने कहा इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा अब चले, लेकिन हमने उसकी रीजनेबलनेस को भी देखना। अच्छा अब क्या जो खर्चा मैनेजमेंट ने 60 मिलियन कैपिटलाइज किया हुआ अभी तक वर्क इन प्रोसेस, सॉरी वर्क इन प्रोसेस नहीं, क्या कहते हैं इसको, जो अभी डेवलपमेंट कास्ट अंडर वर्क होती है उसे डेवलपमेंट कास्ट ही कहते हैं। हाँ डेवलपमेंट, रिसर्च नहीं बोलते, इतना मुझे पता, इतनी को काउंटिंग मैंने पढ़ी हुई है, इतनी को काउंटिंग, और रिसर्च सारी एक्सपेंस आउट होगी। तो हमें कॉस्ट 60 मिलियन ही इनकर हुई है, 40 मिलियन तो नहीं हुई, कैसे पता चलेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अब अगेन डेवलपमेंट कॉस्ट में डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आप सोचें किस तरह का एक्सपेंस हो सकता है, जितने भी एक्सपेंस हुए उनका सैंपल सेलेक्ट करें और उसकी कॉस्ट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करें। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट कीजिए, उसने कहा इस प्रोजेक्ट पे कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनकी टाइम शीट, उनकी सैलरी देखेंगे, कॉस्ट कैपिटलाइज हो। अगर उसने कहा कि कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट केमिकल्स यूज हो रहे हैं, उनकी परचेज इनवॉइसेस चेक कर लेंगे, ठीक है जी। और अगर उसने कहा कि कुछ ओवरहेड्स कैपिटलाइज किए गए हैं तो हम देखेंगे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं वो कैपिटलाइज करने हैं, बिल्कुल। रीजनेबलनेस देखते हैं कैपिटलाइजेशन। तो ये हमने जितने भी कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है उसका सैंपल सेलेक्ट करके चेक किया वो जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है जी। फिर इसके बाद रिव्यू ऑफ लिस्ट कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन, एक दफा लिस्ट को चेक भी कर लेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन ठीक है, कहीं रिसर्च एक्सपेंस इधर तो नहीं आया, ठीक है। जैसे देखिए मैंने एक्सपेंस को वेरीफाई करना है, मैं स्टेप नंबर 1 में मैनेजमेंट से कहूंगा ठीक है 60 मिलियन कैपिटलाइज किया, जरा मुझे लिस्ट तो बना के दे 60 मिलियन में है क्या क्या, ठीक है। मैनेजमेंट लिस्ट बना के ले आती है कि इसमें कौन कौन सी चीज का। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लिस्ट को देख के ही पता चल जाता है कि ये मिसक्लासिफाइड है। जैसे फिक्स एसेट रजिस्टर को देख के ही अगर उसमें छोटी छोटी आइटम्स हैं आपको पता चल जाएगा ये रिपेयर है, और रिपेयर एक्सपेंस का टी काउंट देख के ही आपको पता चल जाएगा इसमें जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं वो फिक्स एसेट्स हैं। तो एक तो हमें उस लिस्ट को देख के पता चल जाएगा, लिस्ट को देख के, और दूसरा अगर लिस्ट को देख के नाम ही पता चले, फिर कुछ आइटम्स आइडेंटिफाई हो गए, हम सैंपल बेस पे ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे और डिटेल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ चेक कर लेंगे, वहां से भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर आसान है निस्बतन, ये वाला प्रोसीजर निस्बतन मुश्किल है, इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कर। फिर मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लीजिए, क्यों, अच्छा रिप्रेजेंटेशन सुन लीजिए किन चीजों पे हम लेते। रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हम मैनेजमेंट से रिटर्न फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिटर्न फॉर्म में एविडेंस लेते हैं मैनेजमेंट से, इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किन चीजों पे ऑब्टेन की जाती है, किन चीजों पे नहीं, इसके दो असूल है। पहला असूल, भाई जिस जगह पे स्टैंडर्ड ने कह दिया मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लाजमी लेनी है, रिक्वायर्ड है, वहां पे तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे करेंगे। दूसरा, मैनेजमेंट ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने ऑडिटर की जजमेंट पे भी छोड़ा हुआ है कि इसके अलावा रिक्वायर्ड एरियाज के अलावा भी अगर ऑडिटर जरूरी समझे तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। जैसे की ऑडिट मैटर वाला कंसेप्ट है ना, लिस्टेड कंपनी में तो रिक्वायर्ड ही है, लेकिन अनलिस्टेड अगर ऑडिटर समझे तो की ऑडिट मैटर को इंक्लूड कर सकता है, लेकिन केस स्टडी में आपने खुद से नहीं अज्यूम करना, ठीक है। केस स्टडी में लिस्टेड है तो आप कहेंगे कि ऑडिट मैटर आएगा, अनलिस्टेड है तो आप क्या कहेंगे कि ऑडिट मैटर नहीं आएगा। तो नॉर्मली जिन चीजों जो चीजें फ्यूचर से रिलेट कर रही होती है ना, यानी मैनेजमेंट के फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन से, उनका हमारे पास करंटली कोई एविडेंस नहीं होता, तो हम मैनेजमेंट से कहते हैं जरा हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि फ्यूचर में आप यही काम करेंगे। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैनेजमेंट यहाँ पे क्राइटेरिया में था मैनेजमेंट की इंटेंशन टू कंप्लीट है। अब ये जो इंटेंशन टू कंप्लीट है ये तो मैनेजमेंट के दिमाग में है, हमें कैसे पता चलेगा ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन ही ले सकते हैं और तो कुछ नहीं, या ये रेंट के बाद सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे मैनेजमेंट ने जो इंटेंशन के मुताबिक ही काम किया कि नहीं किया। तो इसीलिए इस केस में चूंकि मैनेजमेंट की इंटेंशंस इन्वॉल्व हैं, हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन की।
लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, वो भी करने। और लास्ट में ये मैं डिस्कस हो गया मोनेटाइजेशन एंड इंपेयरमेंट। तो दो डिटेल्स में हमने एरिया डिस्कस कर लिया, गुडविल और डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें खास तौर पर डेवलपमेंट कॉस्ट को हमने डिस्कस किया। अब थर्ड टाइप ऑफ इंटेंजिबल, अदर इंटेंजिबल्स, यानी इन दो के अलावा जो भी इंटेंजिबल्स हैं, ब्रांड है, लाइसेंस है, इसके अलावा ट्रेडमार्क्स हैं, ठीक है, कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, सारे हमारे अदर इंटेंजिबल्स में आएंगे। स्टेप नंबर 1, जिस तरह कोई भी टेंजिबल एसेट्स खरीदने से पहले अप्रूवल लेते थे, इंटेंजिबल से पहले भी अप्रूवल लेंगे। स्टेप नंबर 2, चूंकि इंटेंजिबल एसेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती नहीं है, तो इसीलिए ये लीगल डॉक्यूमेंट से कंफर्म होता है कि मैनेजमेंट के पास ये एसेट है कि नहीं। लीगल परचेज डॉक्यूमेंट से ही होगा ना कंफर्म। मैनेजमेंट को दिखा तो नहीं सकती हमें कि सर ये इंटेंजिबल एसेट नहीं आता। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, किसी से हमने एग्रीमेंट किया होगा, सर फ्रेंचाइज स्टार्ट करनी है, उसने एग्रीमेंट किया होगा कि ठीक है इन टर्म्स एंड कंडीशन पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इतनी पेमेंट आप मुझे लमसम कर दें। तो लीगल एंड परचेज डॉक्यूमेंट्स को, और फिर अमोर्टाइजेशन एंड इंपेयरमेंट देखनी है कि क्या इसकी अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट हो रही है कि नहीं। हर इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट चेक करनी चाहिए सिवाय गुडविल के। गुडविल की तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, अमोर्टाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए आप, बाकी के एसेट्स को हमने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट दोनों चीजें टेस्ट की है, लेकिन गुडविल के केस में सिर्फ इंपेयरमेंट, क्योंकि इसकी एनुअल अमोर्टाइजेशन नहीं होती। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। अब ये देखें, क्विक से रिवीजन कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। यही सारे प्रोसीजर जो हमने आपके सामने डिस्कस किया, यहाँ पे भी आपने नोट करते जाना कि प्रोसीजर है तो नहीं क्या डिस्कशन होने से। सबसे पहले कह रहा है परचेज गुडविल, रिकॉग्निशन को अलग कर लिया, वैल्यूएशन या इंपेयरमेंट को उसने अलग। बताइए रिकॉग्निशन में क्या कह रहा है, रिव्यू बोर्ड में फॉर अप्रूवल, अप्रूवल हो गई। परचेज गुडविल की कैलकुलेशन, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू हो गया। परचेज एग्रीमेंट और कॉस्ट बैंक स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करें। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट देखिए, ये ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट को खास तौर पे अंडरलाइन कर ले, पता चल गया ना ये क्या है, बाद में दोबारा बार बार तो नहीं पूछेंगे। चलिए, असेस द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर देखिए गुडविल से रिलेटेड जो जरूरी हैं उनको इंक्लूड कीजिए। वैल्यूएशन एंड इंपेयर, इंश्योर दैट कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू आर अप्रोक्सीमेटली सेम, क्योंकि अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है, ये इंपेयरमेंट की इंडिकेशन। अंडरस्टैंड मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर रिकॉर्डिंग इंपेयरमेंट, वही मैनेजमेंट से पहले, मैनेजमेंट भाईजान आप अपनी कैलकुलेशन लेके आए, ठीक है। और इंश्योर करना है इंपेयरमेंट टेस्टिंग एनुअली हो गई हो, चाहे इंडिकेशन है या नहीं है, ठीक है। और इंश्योर अप्रूव, और जो मैनेजमेंट ने कैलकुलेशन आपको दी है उसकी अजम्पशंस चेक करें। सही है, अजम्पशंस क्या हो सकती हैं, फ्यूचर के फेयर्स में सेल्स वॉल्यूम क्या है, सेल्स की प्राइसेस क्या हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ग्रोथ रेट्स क्या है, ठीक है। अभी कैफ लेवल पे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल यानी पास वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन सिखाई जाती है ना। जब आप सीफैब लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको फ्यूचर की जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जो बजट्स होते हैं, जैसे ये कैश फ्लो फ्यूचर वाले, ये वेरीफाई करना भी आप सीखेंगे। तो ये कैसे सीखेंगे, फ्यूचर में ग्रोथ रेट क्या होगा, कैसे सीखेंगे। छोटी सी एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूं, मैनेजमेंट ने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दी, उसने कहा सर इंपेयरमेंट टेस्टिंग हमने की है, जरूरत ही कोई नहीं इंपेयरमेंट लॉस की, देखिए फ्यूचर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपने देखा, दो असम्पशन आपके सामने रख रहा हूं, आपने देखा ग्रोथ रेट 25% था, आपने देखा प्राइस जो है वो 30% से इंक्रीज हुई है, और आपने देखा दो न्यू प्रोडक्ट्स ईयर 2 में उन्होंने ऐड की हैं कि लॉन्च करेंगे, ये असम्पशंस है इंपेयरमेंट, इसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो बताइए क्या ये असम्पशन रीजनेबल है, कैसे कैसे वेरीफाई करेंगे। हम मार्केट रिसर्च देखेंगे क्या है, हम पास्ट ट्रेंड देखेंगे क्या है, पास्ट में जो ग्रोथ थी फ्यूचर में भी वही होनी चाहिए। अगर न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, हम देखेंगे करंटली क्या वो इन प्रोग्रेस है कि नहीं है उनकी डेवलपमेंट, ठीक है। तो हर असम्पशन जो होती है ना फ्यूचर की भी, उसकी भी कुछ ना कुछ बेसिस होनी चाहिए। तो ये असम्पशंस की बात कर रहा है कि इसमें फ्यूचर कैश फ्लो प्रिडिक्ट करते हुए कौन कौन सी असम्पशंस यूज होती हैं। फिर कह रहे हैं इफ नेसेसरी एक्सपर्ट को एंगेज कर लो, रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लो। क्लियर? अगर एग्जाम में वो सिर्फ गुडविल से रिलेटेड प्रोसीजर पूछे, स्पेसिफाई ना करे, तो आपने दोनों लिखने हैं, और अगर वो स्पेसिफिकली वैल्यूएशन या इंपेयरमेंट का केस बना दे, एक केस स्टडी में उसने पूछा था कि गुडविल पिछले साल रिकॉग्नाइज हुई थी 100 मिलियन की, और इस साल प्रोडक्ट के सही परफॉर्म ना करने की वजह से डिमांड वगैरह कम हो रही है, मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन कम हो रही है। बताइए क्या रिकॉग्निशन और इंपेयरमेंट दोनों के प्रोसीजर लिखेंगे? नहीं, रिकॉग्निशन तो लास्ट ईयर में हो चुकी थी, अब हमने सिर्फ इंपेयरमेंट के। शाबाश, इसी तरह आपने पहचानना होगा।
डेवलपमेंट कॉस्ट, जी जी, एनआरबी के वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर वो मजीद डिस्कशन करता है, अगर उसने प्रोडक्ट का भी जिक्र किया कि प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही तो फिर इन्वेंट्री के एनआरबी के प्रोसीजर भी आएंगे। जी क्राइटेरिया की बात कर रहा है सबसे पहले डेवलपमेंट कॉस्ट में, फिर कह रहा है फिजिबिलिटी डिस्कस करो। फिजिबिलिटी में क्या, फिजिबिलिटी में थोड़ा डिटेल बता रहा है आपको कि डेवलपमेंट कॉस्ट में देखो प्रोजेक्शंस या फ्यूचर फॉर कॉस्ट रीजनेबल है कि नहीं, प्रोडक्शन और मार्केटिंग प्लान देखो, फंडिंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ठीक है, ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंटेंशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें। प्रोजेक्शन फॉर कॉस्ट, इससे हमें पता चले कि फ्यूचर में प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्लान कि जो सपोर्ट कर रहा हो फ्यूचर में मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ रेट बताया है, जो ग्रोथ रेट फ्यूचर में मैनेजमेंट ने बताया है, क्या मैनेजमेंट का प्रोडक्शन प्लान और मार्केटिंग प्लान उसके मुताबिक है, ठीक है। जैसे मुझे याद आ गया वो एक केस स्टडी थी जिसमें फ्यूचर के C5 लेवल की थी, फ्यूचर में मैनेजमेंट ने सेल्स को तो ग्रो किया था कि हमारे यूनिट्स 25% हर साल इंक्रीज होंगे, लेकिन नीचे मार्केटिंग एक्सपेंस सेम था, मार्केटिंग एक्सपेंस सेम था। तो बताइए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है कि असम्पशन रीजनेबल है? हाँ, इसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं है। सेल्स बढ़ रही है तो मार्केटिंग एक्सपेंस में बढ़ने चाहिए, घर बैठे थोड़ी सेल बढ़ जाएगी। तो ये चीजें हैं जो जब वो कहता है ना असम्पशंस को रिव्यू करो, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट को रिव्यू करो, तो वो इन चीजों को हम देख रहे होते हैं। सेल्स का ट्रेंड क्या है, कॉस्ट का ट्रेंड क्या है, क्या कॉस्ट और सेल्स जो रिलेटेड है, जो भी असम्पशंस है उनके मुताबिक मूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फंडिंग रिक्वायरमेंट देख लें कि क्या आपके पास इतने फंड्स हैं कंप्लीट करने के लिए कि नहीं। इसके ऊपर आई अपने आपको बताया था केस स्टडी में टेस्ट किया कंसेप्ट। फिर कॉस्ट का सैंपल लेके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चेक करें। डेवलपमेंट कॉस्ट में देखें क्लासिफिकेशन ठीक है कि नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ इंपेयरमेंट, बाकी सारे हमने डिस्कस कर लिए, सिर्फ ये चीज हमारी एडिशनल थी जो हमने डिटेल में भी डिस्कस कर। अदर इंटेंजिबल बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल हो गया डिस्कस, लीगल एंड परचेज डॉक्यूमेंट्स हो गया डिस्कस। यूजफुल लाइफ देखो क्या है, मोनेटाइजेशन, ये बेसिकली उसकी मोनेटाइजेशन रिलेटेड बता रहा है। अदर इंटेंजिबल्स कोई भी होगा उसकी लाइफ वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। डिस्कस विद मैनेजमेंट रिव्यू फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ इंपेयरमेंट सब्सिक्वेंट, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, हमने अदर इंटेंजिबल्स या डेवलपमेंट की इंपेयरमेंट तब टेस्ट करनी है जब इंडिकेशन होगी, और गुडविल की चाहे इंडिकेशन हो या ना हो हर साल होगी। ये था जी हमारे इंटेंजिबल्स के एस्पेक्ट्स। अब आपका फेवरेट एरिया है, फेवरेट और इंतहाई इजी। सबसे पहले तो देखें, पहला क्वेश्चन जो हम अपने आप से किसी भी एरिया को स्टार्ट करते हुए पूछते हैं वो ये है, क्या इसमें असर्शन वाइज हमें प्रोसीजर बता रहा है कि बगैर असर्शन? इसमें असर्शन है तो हमारी अप्रोच भी असर्शन वाइज होगी, ठीक है। लेकिन इसमें इसने 2-3 असर्शंस को इकट्ठा कर दिया है, एग्जिस्टेंस और राइट्स एप्लीकेशन, तो हम भी इकट्ठा कर देंगे, हमें क्या, जैसे आई कहे उसी तरह हमने काम करना है, ठीक है जी। एग्जिस्टेंस, अच्छा अब मुझे ये बताएं, क्या ये सारी असर्शंस अकाउंट बैलेंस की ही है? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल वेरीफाई करने जा रहे हैं हम, अकाउंट बैलेंस की है। चलिए ठीक है, ठीक है, कट ऑफ नहीं है अकाउंट बैलेंस की, हाँ जी। तो कट ऑफ यहाँ पे क्यों है, क्या रीजंस हो सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि डेटर्स का दूसरा इफेक्ट सेल्स पे होता है, तो यहाँ पे ये सेल्स की असर्शन है कट ऑफ, आपको मैसेज देना चाह रहा है, कह रहा है सुन लो, अगर सेल्स पे कट ऑफ ठीक लगाया ना तो आपके डेटर्स भी ठीक होंगे, और अगर सेल्स का कट ऑफ ठीक नहीं है आपके डेटर्स भी गलत होंगे। इसी तरह जब आप ट्रेड पेबल्स में हम जाएंगे वहां पे दोबारा हैरान होंगे, क्यों? उसमें भी कट ऑफ आएगा, वो क्यों आया? पर है तो क्रेडिटर अकाउंट बैलेंस की असर्शन, क्रेडिटर अकाउंट बैलेंस का एरिया है, उसमें क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शन क्या करने आ गई? कट ऑफ क्या करने आ गई? क्योंकि क्रेडिटर्स का दूसरा इफेक्ट परचेजेस पे होता है, परचेजेस इफेक्ट क्रेडिटर्स, तो अगर परचेजेस का कट ऑफ ठीक है तो क्रेडिटर्स भी ठीक है, अगर परचेजेस गलत तो क्रेडिटर भी गलत, ठीक है। कि परचेजेस का इफेक्ट किस में जाता है? क्रेडिटर का, ठीक है। शाबाश शाबाश। अच्छा अब चले वन बाय वन प्रोसीजर, एग्जिस्टेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखने के लिए कह रहा है सेलेक्ट। अच्छा ये उसने ना कंप्लीट प्रोसीजर बताया, मैं कंप्लीट प्रोसीजर नहीं सिर्फ कीवर्ड्स आपके सामने रखूंगा। इसमें क्या है? रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन। सर्कुलराइजेशन क्या देखा? कंफर्मेशन लेटर का दूसरा नाम है सर्कुलराइजेशन। रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन का मतलब डेटर को कंफर्मेशन लेटर भेजो
पेबल सर्कुलराइजेशन, क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर भेजो। तो करते क्या है, कहते हैं अच्छा सारी कहानी मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है डेटर्स में आपने क्या करना है, डेटर्स का सैंपल सेलेक्ट करना है, उनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, सेंड करने के बाद इंतजार करना है। जब जवाब आएगा कुछ का बैलेंस मैच करेगा, कुछ का नहीं। जिनका बैलेंस मैच करेगा वो तो उधर ही दफन कर दो, ठीक हो गया। और जिनका फर्क आया, कोई मसला आया, तो क्या करना है, इग्नोर कर दें कि फर्दर या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें। ये सारी कहानी में यही कर रहा है। तो इसको याद करने के लिए सिर्फ एक वर्ड, क्या, कंफर्मेशन लेटर। अब एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो एक स्टूडेंट सिर्फ इतना लिखेगा, सेंड कंफर्मेशन लेटर, और दूसरा ये 2-3 लाइन सारी लिखेगा, खुद बताइए। और फिर वो पहले वाला स्टूडेंट आगे गया, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, सारा पेपर आता भी था, ठीक है। हाँ 26 नंबर देखो। रिव्यू द कंट्रोल काउंट एंट्री शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द ईयर एंड फॉर अनयूजुअल आइटम्स एंड इन्वेस्टिगेट। अच्छा मुझे ये बताइए, मैनेजमेंट ने फ्रॉड करना है, मैनेजमेंट ये फ्रॉड कब करती है, आइडियल टाइम क्या होता है, स्टार्ट ड्यूरिंग द ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। क्योंकि शुरू में तो मैनेजमेंट कोशिश करती है ना हक सच तरीके से सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। जैसे स्टूडेंट है पहले महीने से कोशिश करता है, सर बेफिक्र है, सारा सिलेबस कंप्लीट, इसी अटेम्प्ट का तो इंतजार कर रहा था जिसमें मैंने पढ़ना था, आज से पढ़ा। फिर उसके बाद 2-3 महीने गुजरते हैं, फिर तो एग्जाम में फर्ज कीजिए, आपकी बात नहीं कर रहा, किसी और की जो पढ़ता नहीं है रोज स्टूडेंट, उसकी बात कर रहा हूँ, जो टेस्ट नहीं देता उसकी बात कर रहा हूँ, जो क्लास में आके मोबाइल देखता रहता है उसकी बात कर, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो परेशान हो गया, सर मेरी बात कर भी रहे हैं और कह रहे हैं मैं आपकी बात कर भी नहीं रहा, नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसा स्टूडेंट, अब इसने अगर डिसीजन किया एग्जाम में चीटिंग करनी, कब करेगा, स्टार्ट ऑफ द सेशन, ड्यूरिंग या एंड, नॉर्मली एंड ऑफ द सेशन, जब मुझे पता चलता है बात हाथ से निकल गई है। तो मैनेजमेंट भी याद रखिए, जब उन्होंने फ्रॉड करना होता है ना, तो ईयर एंड के करीब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं फेक। इसीलिए खास तौर पे अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा हो ना, तो हमारा फोकस ईयर एंड पे होता है। ये हमने चैप्टर 3 में भी कंसेप्ट पढ़ा था कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हाई हो ना, रिस्क ऑफ फ्रॉड रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है ना, तो जब रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हाई हो, फोकस ईयर एंड के ट्रांजैक्शन पे करना। इसकी रीजन ये है क्योंकि पहले मैनेजमेंट सही तरीके से काम करने की कोशिश, जब बात हाथ से निकल जाती है वो कहते हैं ठीक है फिर ऐसे वैसे सही। तो यहां पे वो कह रहा है कंट्रोल काउंट कौन सा होता है, डेटर्स कंट्रोल काउंट पता है, जो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी सेल्स लेजर में फर्क बताएगा, 100 रुपए का इनाम पाएगा। अकाउंटिंग का कंसेप्ट ऑडिट का है भी नहीं। जो कंट्रोल काउंट और सेल्स लेजर में फर्क बताएगा, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आते हैं, सेल्स अकाउंट में नहीं, मैं सेल्स अकाउंट नहीं बोला था, मैंने सेल्स लेजर बोला था। सेल्स लेजर, सब्सिडरी लेजर, हाइब्रिड क्लास में से कोई स्टूडेंट, हाँ शाबाश, दिल को दिल से राह होती है। जी मेरे भाई बताइए, डेटर अकाउंट ना बोले, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बोले। हाँ जी ठीक है, शाबाश। सारे आ रहे होते हैं, और जो दूसरा सेल्स लेजर उसमें इंडिविजुअल। शाबाश शाबाश। सेल्स लेजर में हमारे मिस्टर ए लैदा, मिस्टर बी लैदा, मिस्टर सी लैदा, और जो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट है इसमें सारे डेटर्स इकट्ठे आ रहे होते हैं, सारे डेटर्स इकट्ठे आ रहे होते हैं। ये बात समझ आए? अच्छा मेरा भाई एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर सेल्स लेजर और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में फर्क हो, वैसे होना नहीं चाहिए अगर आपने काम ठीक किया, लेकिन अगर फर्क हो तो जो बैलेंस शीट में अमाउंट जाती है वो कौन सी वाली होती है, कंट्रोल अकाउंट वाली। शाबाश, बेहतरीन, कंट्रोल अकाउंट वाली। लेकिन एक सवाल और छोड़ा, अमाउंट देखें, फर्क होगा तो उन्होंने कहा कंट्रोल अकाउंट वाली अमाउंट, बिल्कुल ठीक, लेकिन फर्क होना नहीं चाहिए। अगर फर्क है सेल्स लेजर में और कंट्रोल अकाउंट में, तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। बहुत ही शाबाश। सस्पेंस अकाउंट में ये काम करते हैं, रिकंसिलिएशन बनाते हैं। शाबाश। उस रिकंसिलिएशन को क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है भाई, समझ आया। ये रिकंसिलिएशन का डेटर आइंदा आपसे क्यों पूछे, ये डेटर्स कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन किस चीज का नाम है, आपने कहना है डेटर कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन इज रिकंसिलिएशन बिटवीन डेटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स लेजर। फिर वो कहेगा अच्छा ये कंट्रोल अकाउंट और सेल्स लेजर क्या है, कंट्रोल अकाउंट में टोटल सारे डेटर्स की एंट्री होती है, उसमें एंट्री होती है कंट्रोल में डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, उसमें मिस्टर ए डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री नहीं होती। जबकि सेल्स लेजर जो होता है उसमें इंडिविजुअल डेटर्स की एंट्री होती है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। चलिए अच्छा गैस कीजिए
फिर अब आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, हमने अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड करने के लिए, जैसे सर्कुलराइजेशन बोला हमने, सेंड करने के लिए सैंपल सेलेक्ट करना है, अब आए ना लाइन पे, सेल्स लेजर में से सैंपल उठाएंगे, शाबाश। तो यहां पे कह रहा है कि कंट्रोल अकाउंट में देखो ये रेंट से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में, ये कोई बड़ी एंट्री तो नहीं है। अगर कोई बड़ी एंट्री है कंट्रोल अकाउंट में, इसका मतलब है वो फेक एंट्री है, क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट ने जब प्रॉफिट को ओवरस्टेट करना होता है, ये रेंट पे 31 दिसंबर को फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट, और फिर 2 जनवरी को रिवर्स कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है ऑडिटर आके पूछेगा कलेक्शन क्यों नहीं आई, कलेक्शन क्यों नहीं, हाँ, तो वो रिटर्न करवा देता है। तो इसलिए कह रहा है कंट्रोल अकाउंट इमीडिएटली बिफोर, ये रेंट से 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद देखे खास तौर पे कोई मशकूक ट्रांजैक्शन नजर आए, अनयूजुअल नजर आए, उसको सेलेक्ट कर ले, क्योंकि वो फेक होगी, वो जेन्युइन डेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, वो फेक डेटर को इंडिकेशन। भाई ये 2 प्रोसीजर समझ आ गए। कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करेंगे डेटा सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए, कहता है सेल्स लेजर में से इस साल की लिस्ट निकालें और पिछले साल की लिस्ट भी तो होगी, उसके साथ कंपेयर कर लें। अगर कोई डेटर ऐसा है जो पिछले साल था इस साल नहीं है, तो सामने आ जाएगा कि नहीं। लिस्ट ऑफ डेटर्स लीजिए, क्या कह रहे हैं कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करेंगे। हो सकता है कोई डेटर आपकी लिस्ट में ना आया हो, कैसे इंश्योर करेंगे, पिछले साल के लिस्ट ऑफ डेटर्स लेंगे, इस साल के लिस्ट ऑफ डेटर्स लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अगर कोई डेटर पिछले साल बैलेंस आ रहा था, इस साल बैलेंस नील है, तो इसका मतलब रिस्क है क्या, उसे इंक्लूड नहीं किया। Obtain list of debtors from sale ledger, ensure that it agrees with control account. Select a sample of sale invoices and trace into debtors account. कि सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी। कंपेयर वाला उसने यहां पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ये है प्रोसीजर, ये क्रेडिटर में आएगा, डेटर में भी रेलिवेंट होता है, ठीक है, कि लिस्ट लेके कंपेयर कर लो कि सारे डेटर्स शामिल हो गए कि नहीं, जो पिछले साल, उम्मीद तौर पे जो पिछले साल के डेटर्स है वो सारे के सारे साल में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए ना। अच्छा ये प्रोसीजर क्या है, सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ सेल इनवॉइसेस एंड ट्रेस इनटू डेटर्स अकाउंट। जो सेल्स हुई हैं ये वही स्टेप है, कौन से वाला, कंप्लीटनेस वाला। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का सैंपल सेलेक्ट करो और देखो रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं। क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स, ये तो रूटीन वाला कि प्रॉपर्ली क्लासिफाइड और डिस्क्लोज है कि नहीं एज पर IFRS। अच्छा डेटर्स की क्लासिफिकेशन तो नॉर्मली करंट ही नहीं होती कि नॉन करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है अगर रिसीव साल के बाद करना हो। कुछ अमाउंट ऐसी होती हैं जो का ऐसा होता है रिसीवेबल होती हैं साल के बाद, तो वो नॉन करंट भी हो सकता है, इसीलिए उसने क्लासिफिकेशन लिखा है। नहीं समझ आ रही, कुछ रिसीवेबल भी ऐसा हो सकता है साल के बाद रिसीव करने हो, कुछ पेएबल भी। बात कुछ डेटर जो बैंकरप्ट होने के करीब होते हैं ना, वो फिर कहते हैं सर हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, हमें कोई कम से कम 30 साल का टाइम दीजिए। तो उसे 30 साल का टाइम दिया पैसे देने के लिए, तो करंट में थोड़े ही उसको लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, नॉन करंट में। चलिए फिर कट ऑफ टेस्ट चेक, सेल इनवाइस आपने चेक करनी है कि कट ऑफ टेस्ट आपको पता है कैसे परफॉर्म करते हैं, कि ये रेंट से पहले वाली ट्रांजैक्शन और हमने ये रेंट की लास्ट ट्रांजैक्शन नोट कर लेते हैं और देखते हैं उससे पहले वाली ट्रांजैक्शन पिछले पीरियड में रिकॉर्ड हो और उसके बाद वाली ट्रांजैक्शन नेक्स्ट वीक। ये कट ऑफ टेस्ट कहलाता है और ये हमेशा फाइनल ऑडिट में परफॉर्म किया जाता है, याद है। वैल्यूएशन, ये सबसे अहम असर्शन यही थी। सबसे पहले डेटर्स प्रॉपर्ली वैल्यूड है कि नहीं, पहला स्टेप प्रोविजन देखें सही है कि नहीं। जैसे जब बूम हो ना इकोनॉमी में, जैसे आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम हो तो बताइए बैड डेट ज्यादा होते हैं कि कम। इकोनॉमी बूम होना, ये पाकिस्तान की एग्जांपल साइड पे रहने दें। जब इकोनॉमिक्स में बढ़ा ना, जब बूम पे हो तो बैड डेट कम होते हैं और जब रिसेशन में हो, डिप्रेशन में हो, बैड डेट ज्यादा होते हैं। इकोनॉमी डिप्रेशन में है लेकिन क्लाइंट ने पिछले साल के बैड डेट कम कर दिया। अब बताइए रीजनेबल है ये प्रोविजन, अजम्पशन रीजनेबल है नहीं है। एजिंग रिपोर्ट समझाने की जरूरत नहीं, जैसे इन्वेंट्री की एजिंग उसी तरह डेटर, ताकि ओल्ड डेटर्स आइडेंटिफाई हो जाएं। अगर क्रेडिट पीरियड 30 डेज है तो नॉर्मली ज्यादातर डेटर्स 30 डेज में होने चाहिए, चंद एक डेटर्स 30 डेज से एक्सीड करे। लेकिन क्या पता है क्रेडिट पीरियड 30 डेज, कुछ डेटर ऐसे जो 90 डेज से भी एक्सीड कर गए हैं, उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कंपनी की पॉलिसी होती है कि फ्रेश डेटर जो है ना 0 से 30 डेज वाले उनके ऊपर 2%, जो 30 से 90 डेज वाले उनके ऊपर 5%, जो 90 डेज से ज्यादा है 10%।
हम इसकी एजिंग रिपोर्ट देखेंगे। एजिंग रिपोर्ट याद रखें हमेशा प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, पुराने डेटर्स या पुराना स्टॉक आइडेंटिफाई करने। इंक्वायर अबाउट डिस्प्यूटेड रिसीवेबल, भाई डिस्प्यूटेड रिसीवेबल कौन सा है? जिसके साथ झगड़ा चल रहा है। इसको क्यों इंक्वायर कर रहे हैं? क्योंकि जिसके साथ झगड़ा चल रहा है आपका, अगर डेटर के साथ चल रहा है ना, फिर बैड डेट हो गया, फिर पैसे ना मिले। ऐसे ही है ना, जिस बंदे से पैसे लेने हो उससे लड़ाई हो जाए, पैसे मिलते हैं? कोई नहीं मिलते। इसीलिए कह रहा है, देखो अगर कोई ये केस स्टडी में भी टेस्ट करता है डिस्प्यूटेड रिसीवेबल, इसको अंडरलाइन कर ले इस कंसेप्ट को। जिस डेटर के साथ कोई लिटिगेशन चल रही हुई, जिस डेटर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा हुआ, प्रोविजन कंफर्म है, ठीक है। ये केस स्टडी में आएगा। अब मैं इसके एग्जांपल नहीं दे रहा, आप छुपा के रखूंगा, केस स्टडी सामने आएगी, फिर आपने पहचानना डिस्प्यूटेड रिसीवेबल वाला। कस्टमर कम्युनिकेशन एंड बोर्ड मिनट, हाँ वो ये कस्टमर की जो मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन उसको भी चेक कर ले, क्यों डिस्प्यूटेड है तो पता चले झगड़ा किस चीज का है, झगड़ा किस चीज का है। ये कैसे पता चलेगा? जो कस्टमर की उसके साथ कम्युनिकेशन हुई होगी, क्लाइंट के साथ, लॉयर के साथ, जो नोटिस आया होगा उसकी तरफ से, उसको पढ़ लेंगे। याद रखें कोई भी लीगल केस हो ना, हम लॉयर से बेस्ट एविडेंस होता है लॉयर से ओपिनियन, लेकिन सिर्फ इतना नहीं करते, हम खुद भी लीगल केस को पढ़ते हैं। आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है ना, पता है डिसीजन क्या है, बेसिक डिसीजन क्या होती है, लीगल प्रोविजन क्या होती है, इसलिए ताकि आप प्रैक्टिकल लीगल केस पढ़ सके खुद से भी, आपको मसले की नोयत का पता हो। डिस्प्यूटेड एग्जामिन कैश रिकवरी फ्रॉम डेटर आफ्टर द ईयर एंड। डेटर में प्रैक्टिस का सबसे अच्छा प्रोसीजर होता है ना, सबसे ज्यादा, जिसपे सीनियर की सबसे ज्यादा तसल्ली होती है, वो कहता है ये सबसे अच्छा एविडेंस है। वो क्या होता है भला? डेटर्स है तो देखो ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हो गया, कैश रिसीट बेस्ट एविडेंस होता है गुड डेटर का। जिससे कैश रिसीव हो गया ना, वो 100% गुड है, वो तो गुड है, कैश रिसीव हो गया, बाकी क्या पीछे रह गया। हाँ, जिनसे कैश रिसीव नहीं हुआ उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या रिसीवेबल के केस में हमें देखना चाहिए ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हुआ कि नहीं? क्या पेएबल के केस में देखना चाहिए ईयर एंड के बाद कैश पे हुआ कि नहीं? इसलिए कि ईयर एंड के बाद कैश रिसीव होना इस बात का पक्का एविडेंस है कि ईयर एंड पे रिसीवेबल था, और ईयर एंड के बाद कैश का पे होना इस बात का पक्का एविडेंस है कि ईयर एंड पे पेएबल था। तो ये तो फेवरेट है, ये तो जरूर लिखना, बाकी सारे प्रोसीजर्स भूल जाएं, कोई मसला। ये जो भूला ना वो समझ लो उसमें ऑडिटर की रूल नहीं। कौन सा? कैश रिकवरी वाला। फिर असेस हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। असेस हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ये क्या है? पास में मैनेजमेंट की प्रोविजन फॉर बैड डेट ठीक थी, अभी भी ठीक होगी, और अगर पास में मैनेजमेंट गलत प्रोविजन एस्टिमेट करती रही है, अभी भी गलत। ये थे प्रोसीजर। अच्छा खुद बताए, आज का ये मुश्किल था प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर सबसे मुश्किल लगा आपको? कौन सा? हिस्टोरिकल एक्यूरेसी वाला, एजिंग रिवॉर्ड वाला, डिस्प्यूटेड रिसीवेबल वाला? कोई भी नहीं। हाँ, याद करना तो उसका हल है ना, ये हल याद करने का हल ये आ गया। भाईजान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कब से इंतजार कर रहे थे? 3 दिन से ये किताब को हाथ नहीं लगा रहे थे कि डायरेक्ट याद करेंगे, हैं? सही समझा आपके जज्बात का? बिल्कुल। तो फौरन दीजिए, इन्होंने आज ही सारा याद कर लेना, पिछले एरियाज भी देखना, आज याद कर लेंगे। एक चीज नोट कर ले, 2 बातें सिर्फ, उसके बाद लेक्चर खत्म। 2 बातें, ये बुक के सुन ले, हमारे सिलेबस के सारे एरियाज के सारे प्रोसीजर नहीं है। ये जो आपको पेज दिया गया 1 पेजर, सारे एरियाज के सारे प्रोसीजर नहीं है। ये सिर्फ जो आईकैप केस स्टडी में बार बार टेस्ट करता है उनके प्रोसीजर हैं जो आपने सॉल्यूशन में लिखने हैं। इसके बगैर तो आपने एग्जाम में ये पेज याद नहीं ना हुआ, पेपर देने नहीं जाना, इज्जत इसी में है। हाँ पेपर है, लेकिन याद रखें ये भी नहीं समझना कि सिर्फ यही पेज याद करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। उम्मीद है केस स्टडी से निमट जाएगी, लेकिन वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता है आईकैप का, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, किताब के अंदर कहीं से। तो स्टेप नंबर 1 में ये याद करना है। ये याद करने के बाद फिर किताब की बाकी चीजें भी पढ़ लेनी है, वो पढ़ लें, याद भी कर लें हिम्मत हो। लेकिन इसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, पेज के ऊपर। और अगर आपको लगे कि सर ने सही नहीं किया, ये इतना अहम प्रोसीजर था, सर ने 1 पेजर पे लिखा ही नहीं, तो क्या करना है? तो लिख लें उसे भाई, लिख ले, क्या टेंशन है, लिख लें उसको। ये मेरी तरफ से ये आपको दिया गया, लेकिन इसमें ऊंच नीच नहीं, ऊंच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं करना। समझ आ गई इसको कैसे यूज करना है? तो इसको जल्द से जल्द आपने याद करना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।